हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आप अपना नीट और आईआईटी मेंस के लिए एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स कर लीजिए। तो आज का जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल ही फिक्स है। अभी लास्ट ईयर मींस कि नीट 2022 में देखे होंगे कि हमने एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले जो क्वेश्चन गेस किया था, ठीक वही क्वेश्चन आया था। और कौन सा क्वेश्चन था? न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। जानते हैं कि नीट में एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है, क्वेश्चन आ ही जाता है। नीट में भी और आईआईटी मेंस में भी एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है। तो आज के वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, मिलने हैं। अपने कंसेप्ट को खूब अच्छी तरह से तैयार करिए। जम के पढ़ाई चल रही होगी आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है जम के पढ़ाई हो रही है। तो फिर चलिए, तो आज अपना एक क्वेश्चन फिक्स करिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। और क्या है टॉपिक इस वीडियो में? और है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस। गैसेस के अंदर किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यह इस वीडियो की टाइटल होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन द गैसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर, आइए शुरू करते हैं। तो हेडिंग है आज के चैप्टर का बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ द। एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आपका फिक्स, बिल्कुल पक्का, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है इस वीडियो से ना। और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन वहाँ से इस वीडियो से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलने हैं। ओके कमाल। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग क्या है बेटा? कहीं पर जैसे मान लीजिए इस समय जानते हैं ठंडा का मौसम, आज का दिन है, आज है 18 जनवरी 2023, 18 जनवरी 2023 का आज दिन है। और शाम को टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं रात में। ओके, ठंडा का मौसम है। चाय आप इस समय चाय पीने की संख्या बढ़ा दिए होंगे, पक्का बढ़ गया होगा। तो सपोज करिए कि आपके सामने 1 कप चाय रखा हुआ। कल्पना करने में क्या जाता है। सपोज करिए कि 1 कप चाय आपके सामने रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। सपोज टेम्परेचर ऑफ 1 कप टी इज 80 डिग्री सेल्सियस। यही क्वेश्चन नीट 2022 का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, और मैं पहले ही गेस करके आपको दे दिया था। मीन्स कि जो इस साल बैठे रहे होंगे 2022 में जो बच्चे बैठे थे उनके लिए। देखो बेटा, तो अब सपोज करो कि 1 कप है। हाँ देख रहे हो ना, ये चाय, हाँ पूरा हॉट टी है बेटा। ठीक, चलो ये हैंडल वगैरह थोड़ा बना दे। चलो बेटा ये देखो, ये हाँ देखो बन गया, ठीक है। देखो बेटा, ये चाय है 1 कप, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है इस समय सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। सपोज इससे इसी के आसपास है, तो 10 डिग्री सेल्सियस ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है द सराउंडिंग। तो चाय के टेम्परेचर और सराउंडिंग वातावरण का जो टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मीन्स कि डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आई वह 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा थीटा की वैल्यू यदि कहा जाए ना तो ये क्या बेटा? तो मान लो ये थीटा मान लिया जाए और इसको थीटा नॉट कर सकते हैं हम लोग। मीन्स द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इज थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके, दैट इज द 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। थीटा नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी ना। ये हॉट बॉडी बेटा। अब यह हॉट बॉडी में हम लोग का 1 कप चाय मान लिए हैं हम लोग ना, और पीना ही है तो टी के स्थान पे कॉफ़ी रख दो। क्या आप टी, हाँ जब पीना ही बेटा। तो ए हॉट बॉडी, 1 कप ऑफ टी और द 1 कप ऑफ द कॉफ़ी, लेट अस कंसीडर, एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस इज द 80 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या है? सराउंडिंग के टेम्परेचर में तो कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। सराउंडिंग का जो भी डिफरेंस है, सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है वह तो वैसे ही रहेगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा
हाँ, आपके सामने जो चाय रखी हुई है, कॉफ़ी रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम होता जाता है। थोड़ी देर हम रख देते हैं हम लोग चाय को, तो क्या हो जाती है, चाय ठंडी हो जाती है। थोड़ी देर हो गया बेटा। चलिए, तो हम लोग देखते ये हैं कि थोड़ी देर जब रख देते हैं तो चाय क्या हो जाती है हम लोग की, चाय ठंडी हो जाती है। पक्का? हाँ। अच्छा, अब जैसा सपोज करिए, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इसके कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है, देखना बेटा। तो अब सपोज करिए कि 80 डिग्री सेल्सियस से ना 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में, 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में ये जो टाइम लिया है डेल्टा टी टाइम, यह था 10 मिनट। 10 मिनट के समय में लगा है। 10 मिनट में इसका टेम्परेचर कितना डाउन हो गया है, 80 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया बेटा, 70 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा यहाँ पे? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या, कि व्हाट विल बी टेम्परेचर, व्हाट विल बी टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट। देखो बेटा, कह रहा है कि व्हाट विल बी टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट, तो अगले 10 मिनट के बाद, यानी कि आपके चाय का ना टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और समय कितना लिया, समय लिया है 10 मिनट। देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल एक कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना आपको। यहाँ एक क्वेश्चन बिल्कुल अपना ना नीट में एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल फिक्स, 4 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स बेटा। देखो, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो गया बेटा, कितना टाइम लिया, 10 मिनट। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट अभी और छोड़ दिया जाए तो चाय का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो देख रहे हैं कि 10 मिनट में कितना कम हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 पहले वाले 10 मिनट में कम हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 70 तो हो ही चुका है। अब हमारा पूछा जा रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस से अब फिर 10 मिनट का यदि समय लगे, 10 मिनट अभी भी ना उसको यूज किया गया, अभी भी हम उसे 10 मिनट और छोड़ दें तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो देखने से लग रहा है ना कि यह 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, देखने से लग रहा है ना, पक्का। लेकिन 60 आंसर नहीं होगा। देखने से लग रहा है 60, बट दिस विल बी नॉट आंसर। अब मैं आपसे कहूं, अब यहां पे ऑप्शन में दे दूं आपको, ए ऑप्शन 60 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 61 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 72 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन, हाँ, डी ऑप्शन 68.5 डिग्री सेल्सियस। अब मैं यदि यह 4 ऑप्शन आपको दे दूं, 60 डिग्री सेल्सियस, 61 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 68.5 डिग्री सेल्सियस, तो अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट आंसर देने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करें। ऐसे किसी क्वेश्चंस का, अब यहाँ से ग्राफ आता है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किस लॉ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या, क्यों, कैसे, P100 फिजिक्स मैथ्स DP से। आइए इस कंसेप्ट को ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके थ्योरी पर, पक्का। आइए, फिलहाल व्हाट मे बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे दूँ। अभी इस क्वेश्चन को बाद में थ्योरी पढ़ने के बाद में अभी इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पहले एक आपको आइडिया दे दूँ, क्वेश्चन को अंदाज से मारने का एक तरीका सब मैं सिखा दूँ बेटा। देखिए, उतना पक्का नहीं होगा, तो अभी बताया कि 16 अब नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा, इसके रीजन में हम लोग जाते हैं बाय थ्योरी। अब जब देखिएगा ए पक्का नहीं होगा, तो जब 60 नहीं हो सकता है तो 61 होने का सवाल ही नहीं है। और सवाल है कि 72 होने की चांसेस है क्या, तो 72 है ही भाई, 70 डिग्री सेल्सियस तो है ही। अब 10 मिनट फिर से छोड़ेंगे, देखने से लग रहा था कि 10 डिग्री सेल्सियस घटेगा, अब मात्र घट रहा है कितना, नहीं, वो घटने की बजाय क्या हो रहा है, बढ़ गया। ये तो होना ही नहीं है भाई, 72 तो होना ही नहीं, ये तो बढ़ रहा है, तो होना ही नहीं है। अब सवाल ये हुआ कि अब 61, क्या ये हो सकता था 61? 70 डिग्री सेल्सियस है, 70 से 60 होना था, चांसेस था, नहीं हुआ। 61 ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या ये हो सकता था, है ना क्वेश्चन। देखो बेटा, होना चाहिए था कितना, होना चाहिए था कितना, 60 हो नहीं सकता है, 61 ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब ये रहा कि 72, ये तो बढ़ गया, ये भी हो नहीं सकता है। एक ही केवल दिखाई दे रहा है, कितना, एक ही दिखाई दे रहा, नहीं ए भी कितना होगा बेटा, 60 के आसपास होना चाहिए ना बेटा, तो ए भी नहीं होगा। अब एक और ऑप्शन देना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, हाँ इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, तो लगभग कितना होना चाहिए, तो अब ये लगभग होना चाहिए ना, हाँ एक लगभग अप्रॉक्स क्या हो सकता है, तो अप्रॉक्स बेटा क्या हो सकता है, अब हम लोग निकाल कर ही इसका आंसर लिखा जाए, एग्जैक्ट इसका आंसर देखा जाए क्या होगा। क्लियर, आइए चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं पहले थ्योरी पर, और फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो मैं पूरी थ्योरी के साथ अब इसको बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, आ जाओ, चलिए अब पूरी थ्योरी पे हम चलते हैं। इसके एग्जाम्पल यही रहने दिया जाए, अभी फाइनल आंसर इसका क्या होगा अब मैं सॉल्व कर दूँ पूरा, तब मैं बताता हूँ बेटा। देखो हाँ 10 मिनट टाइम है, अभी रहने दीजिएगा, और हाँ सब चलिए ठीक है। देखो बेटा, तो हम लोग क्या माने हुए हैं, 80 से 70 हुआ ना, देखो बेटा 80 से θ1 हम लोग का कितना रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस, θ2 कितना हुआ है, 70 डिग्री सेल्सियस, है ना, और डेल्टा टी कितना लिए हैं हम लोग, 10 मिनट, 10 मिनट हो गया बेटा। अब फिर हमको क्या बताना था, अब अगले 10 मिनट के लिए θ1 क्या बन जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस, θ2 कितना है यही हम लोग को बताना है, θ2 कितना होगा ना, ये बताना है। समय अगले के लिए कितना है, वही 10 मिनट। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। आइए अब अभी हम लोग इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन पहले मैं फार्मूला बता दूं, थ्योरी बता दूं, तब ओके आगे बढ़ा जाए। चलिए देखो ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग की थ्योरी क्या है, ये लॉ क्या कहता है, इसका प्रूफ क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए देखो बेटा, यहाँ पे एक कप चाय रखा हुआ है या कॉफ़ी रखा हुआ है बेटा, ये हॉट बॉडी है ना, हॉट बॉडी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग कहता है, न्यूटन का लॉ कहता है कि कहीं पर भी किसी भी बॉडी के ठंडा होने का जो रेट होता है, यानी ठंडा होने की जो दर होती है, मीन्स समय के सापेक्ष जो टेम्परेचर का डिक्रीज होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग। फिर से बोलिए, क्या बोला हूँ, लिख दूँ, ओके आइए लिखिए, एक लाइन लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ थ्योरी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन अपना फिक्स करिए। अभी हम इस पर 4-5 न्यूमेरिकल्स लेते बेटा, डिफरेंट टाइप के, आपका एक्सपर्ट बना देंगे, अभी हम तुरंत ही आपको एक्सपर्ट बना रहे हैं इसका आधे घंटे के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ कूलिंग इज directly proportional to temperature difference। हाँ थ्योरी एक लाइन लिख दीजिए बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस
ऑफ हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग। ओके, हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग, जो भी हॉट बॉडी हो, चाय हो, कॉफी हो, कोई भी चीज हो ना। ओके, अब बेटा देखो, अब इसको तो रेट ऑफ द कूलिंग, अब ध्यान देना, डी थीटा अपॉन डी टी, यहां लगा देना बेटा माइनस। वाई इट इज माइनस? डी थीटा क्या है बेटा? तो डी थीटा है, जैसे जानते हो बाबू कि डेल्टा थीटा ना, इसी को हम लोग लिखते हैं डी थीटा। कब? जब डेल्टा थीटा है क्या? डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो जब वह चीज़ बहुत ही कम होती है तो डेल्टा थीटा को ना हम लोग लिख देते हैं डी थीटा। और डी थीटा किसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा? जानते हो, इंटीग्रेशन। आओ, अब डेल्टा थीटा और डी थीटा लिखा। ऐसे ही जो समय अंतराल है डेल्टा टी, इसको लिख दिया क्या? डी टी। जैसे जैसे डी टी का मान बढ़ रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो जो सामने आपकी चाय कप रखी हुई है उसका टेम्परेचर गिर रहा है ना। तो समय बढ़ रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रेट हुआ, देखो बेटा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिख कहें या डी थीटा बाई डी टी कहे, बात बराबर है? बात बराबर है, हाँ पक्का। तो इसका साइन क्या होगा? साइन क्या होगा? साइन तो पक्का नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, देखो बेटा, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर गिर रहा है, यानी कि ये होगा कैसा? पहली बात यह कि इसकी साइन नेगेटिव होगी। जब एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी उसके सापेक्ष घटे तो दोनों का उल्टा, अपोजिट नेचर। और जब अपोजिट नेचर हुआ तो साइन क्या लगा देना है? वहाँ पर चिन्ह क्या लगाना है? माइनस। तो डी थीटा बाई डी टी क्या हुआ? नेगेटिव, माइनस। पक्का? हाँ, यहाँ क्लियर हो गए? तो यहाँ माइनस क्यों आया? अब आपकी थ्योरी में क्या कह रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम लोग हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या माने हैं? थीटा। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या माने बेटा? थीटा नॉट। थीटा के साथ जीरो लगा देते हैं तो पढ़ते हैं थीटा नॉट। तो देखिए, तो अब प्रोपोर्शनल टू क्या? थीटा माइनस थीटा नॉट। फैंटास्टिक, हो गया? यस, बस अब धीरे धीरे अभी तुरंत हम लोग मेन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं बेटा। ओके, अब जानते हो ये प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। दिस इज द साइन ऑफ द प्रोपोर्शनल। रिप्लेस दिस, देयर विल बी ए कांस्टेंट। तो आइए, हाँ अब ये हो गया बेटा, ऊपर लिख लिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ द कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग। लिख दिया बेटा? लिख दिया सब लोग? चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही पक्का आपका फिक्स। हो गया? अब आइए, हाँ अब चलिए देखा जाए। देखो बेटा, अब इसको हटा दीजिए तो माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू, यहां पर कैपिटल के कांस्टेंट आता बेटा, और ये क्या है? थीटा माइनस थीटा नॉट। नो प्रॉब्लम। या डी थीटा बाई डी टी, माइनस को चाहे तो उधर भेज दें, और ये के के स्थान पर क्या बेटा? याद रहे के के स्थान पर क्या है? के के स्थान पर स्मॉल के अपान एम इंटू एस थीटा माइनस थीटा नॉट है। ओके, और हाँ अभी हटा दें, नोट कर लिए ना ये लाइन, जल्दी नोट करिए वाली इधर वाली लाइन, माइनस क्यों है? हो गया? हाँ अब आ गया ये बेटा। अब ये के क्या है? तो ये स्मॉल के, ये कैपिटल के है बेटा, ये स्मॉल के है। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो बार बार अभी गैसेस स्टेट में आ रहा था।
यम क्या है? मास ऑफ बॉडी, जो वस्तु है, जो बॉडी, हॉट बॉडी बेटा, मास ऑफ हॉट बॉडी, हॉट बॉडी, ओके। और यस क्या है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बेटा, यह एस है स्पेसिफिक हीट। यम एस को कहते हैं ना, या हीट कैपेसिटी भी कहते हैं बेटा। देखो याद कर लीजिए, अलग से लिख दीजिएगा। एम किसी वस्तु का मास और उसका स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट को कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बेटा? हीट कैपेसिटी। हिंदी में कहते हैं उसको ना ऊष्मा धारिता। हाँ, तो एम एस इक्वल टू हीट कैपेसिटी है बेटा। हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हो गया? चलो अभी हटा दें इसको। हाँ, अब आ जाइए। चलो बेटा, तो अब हाँ, अब इसको फिर से लिख दिया जाए। आ जाओ, तो डी थीटा बाई डी टी बराबर हमको कौन सा यूज करना है? ऊपर वाला के थीटा माइनस थीटा नॉट, ओके। और यह साइन क्या होगा बेटा? साइन रहेगी माइनस। हाँ, यहाँ माइनस इधर लगा दीजिए, माइनस। ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन आ गया। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब हाँ, अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ तक पहुँचिए आप, जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, तो मैं आगे ऊपर मिटाना पड़ेगा बेटा। 2-3 लाइन और है इसमें। आ गए? जल्दी से यहाँ तक जल्दी पहुँच जाइए। नोट कर लिया? डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ द कूलिंग इक्वल टू माइनस के इज द कांस्टेंट विच वैल्यू इज स्मॉल के बाई एम एस, थीटा माइनस थीटा नॉट। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब चलिए। हाँ, अब ऊपर का इक्वेशन बेटा हटा दे रहे हैं। हाँ, देखो आप जानते हैं कि जब डी थीटा और डी टी लगा होता है तो आप क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, डी थीटा बाई डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखिए, देखो बेटा, ये डी टी उधर ले जाइए और इसको इधर कर दीजिए। थीटा वाले को एक पास और जो कांस्टेंट है उसका एक पास कर दीजिए। तो लिख सकते हैं डी थीटा बाई थीटा माइनस क्या बेटा? थीटा नॉट। देखिए, ले सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ले सकते बेटा, थीटा माइनस थीटा नॉट को इधर कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए, इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, यहाँ डी लगा है और यहाँ भी डी लगा है, मीन्स इंटीग्रेशन दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट और क्या इक्वल टू, जानते हैं कि तो कांस्टेंट है, डी टी इंटीग्रेट हो जाएगा कहाँ से? 0 से टी के बीच। हो गया बेटा? चलो अब जब देखना 1/x क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया बेटा, ये हो गया log क्या? नेचुरल log थीटा माइनस थीटा नॉट, इधर क्या हो गया? माइनस के इंटू टी हो गया, प्लस कांस्टेंट सी हो गया बेटा। हो गया? ओके, तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यही है आपका फाइनल इक्वेशन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ओके, यदि आपसे कहा जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग का मेन इक्वेशन क्या है, तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यही है बेटा फाइनल इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। तो कहता है कि लॉग ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, लॉग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। और जब इसमें ग्राफ खींचा जाता है तो बार बार इसका ग्राफ पूछ देता है, तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो कैसा आएगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, कैसा आएगा? यहां पे ले लिया जाए लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज द नेचुरल लॉग
ले लिया, और ये है टाइम, टाइम, टाइम के बीच टी है बेटा, देखो यहाँ टी है ना, तो टाइम के बीच टी, ओके, टी है बेटा। चलो हाँ, अब देखिए ग्राफ खींचेंगे तो देख रहे हैं कि किसका इक्वेशन बेटा, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और स्लोप कैसा है, माइनस, मीन्स द रिजल्टेंट ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस इज द रिजल्टेंट ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। क्यों, स्लोप इज नेगेटिव, देखो बेटा स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप विल बी नेगेटिव, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, स्लोप विल बी नेगेटिव, तो क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, विथ नेगेटिव स्लोप, यस, थीटा इज हियर। तो थीटा को नहीं दिखाना बेटा, जब यह तो अपने समझने के लिए है, ग्राफ में बस ये। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। वाई एक्सिस पर लॉग ये है बेटा, और ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप देखो थीटा का मान, तो थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो जाता है ना, जब थीटा का मान कभी 90 से ज़्यादा होता है तो स्लोप उसका, यानी कि उसका ढाल, उसकी प्रवणता नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, ठीक। तो न्यूटन्स का लॉ क्या है, हो गया बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। What is the graph of the Newton's law of the cooling? So this is the graph of the Newton's law of the cooling. हो गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब ये बना लीजिए, इतना पहले नोट करिए। अब चलिए न्यूमेरिकल पर बेटा। तो क्या न्यूमेरिकल हम अपना इसी से सॉल्व करेंगे या कि किसी दूसरे से, है ना क्वेश्चन। इसी को थोड़ा सिंपल फॉर्म में अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूं कि जो आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आएगा, क्या वह इससे सॉल्व करना होगा। तो पहले तो यह कि रेट ऑफ द कूलिंग का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी, 2 लाइन, उसके बाद फैंटास्टिक फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। चलिए अब, हाँ हो गया, नोट कर लीजिए, यहां तक जल्दी नोट करिए। आइए अगला पॉइंट। हाँ, अब यहां पर 2 बातें लिख दीजिए, 2 लाइन लिख दीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन लिखिए कि, हाँ बेटा देखो, तो अब पहला पॉइंट कर दीजिए, पहला पॉइंट ना कि रेट ऑफ द कूलिंग क्या होता है बेटा। तो पहले पॉइंट में लिख दीजिए, अभी अभी लिखा है आपने कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर difference of hot body and surrounding। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ कूलिंग also depend on the किस पर, नंबर 1 नेचर ऑफ बॉडी, मीन्स कि वस्तु कैसी है। द रेट ऑफ द कूलिंग विल आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी, और किस पर, और दूसरा नंबर एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस, एरिया, नेचर ऑफ द बॉडी एंड एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस। अभी देखें ना, स्पेसिफिक हीट आया था, यस, तो आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट मीन्स नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर उस वस्तु का, जो भी वस्तु ठंडी हो रही है ना, उसका नेचर कैसा है, यानी कि उसका स्पेसिफिक हीट कैसा है। और दूसरा क्या कि उसका खुला हुआ
एरिया, एरिया एक्सपोज्ड मतलब क्या कि जो ओपन में रखा गया है, कवर न किया गया हो, नॉन कंडक्टिंग चीज़ से कवर कर दिया जाए तो बदल जाएगा फार्मूला ना। देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा कि एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस ना, तो क्योंकि इसी के द्वारा क्या होगा, इसी के द्वारा रेडिएशन होगा बेटा। जो एरिया एक्सपोज रहेगी, खुला हुआ एरिया रहेगा, कोई गर्म वस्तु है, अब मान लो किसी चीज़ से ढके हुए हैं, तब उस समय रेट ऑफ कूलिंग दूसरा होगा। अब कोई गर्म वस्तु है और उसको ओपन में छोड़ दिया, एक्सपोजर एरिया ज़्यादा है, तो उसका रेट ऑफ कूलिंग दूसरा होगा। तो हम लोग किसके लिए करें, क्या है हमारा जो ये चाय है, हम लोग फ्रीली छोड़ दिए है ना, वो कवर नहीं करके रखे हुए हैं ना, तो उसके लिए है बेटा ये, ठीक है। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स कि थीटा माइनस थीटा नॉट, पहला। दूसरा किस पर, नेचर ऑफ द बॉडी। तीसरा किस पर, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस। ये 3 पॉइंट नोट कर लें। हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल देखिए, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, उनका आंसर देने के लिए ये सब बहुत जरूरी था। अब न्यूमेरिकल का आंसर फटाफट दिया जाए कि कैसे आप इसका आंसर देंगे, न्यूमेरिकल का आंसर कैसे देंगे। चलिए देखिए, हाँ तो क्या लेंगे बेटा, देखो उसी को रिजॉल्व करके, जो अभी हम लोग लिए थे ना, जो इक्वेशन आया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, उसको तोड़ करके यदि इक्वेशन बनाया जाए न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, जिसमें लॉग को हटा दिया जाए, तो लॉग जब रहता है तब, और उसको तोड़ के बना दिया जाए एवरेज से लेकर के, तब दोनों में बहुत मामूली ना, हाँ, दशमलव के कुछ हिस्से का ना, कुछ हिस्से का मतलब मान लीजिए कि डिफरेंस आता है। तो न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। हम लोग रियल न्यूटन लॉ ऑफ द इक्वेशन तो अभी देखे हैं, लॉग के रूप में है, उसको लेंगे तो उससे सॉल्व करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। तो स्मार्ट प्रोसेस देखते ही कैसे सॉल्व करें, आइए न्यूमेरिकल्स के लिए। अब लिखिएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, फिर से हेडिंग डाल दीजिए बेटा। अब लिख दीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसके लिए, फॉर न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए जब आपको यूज करना होगा तो अब हम इसको यूज करें, θ1 माइनस θ2 अपॉन टाइम t इक्वल टू वही कांस्टेंट के जो आया था, और यहाँ पर θ1 माइनस θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0। फंटास्टिक। θ1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी। θ2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एट टाइम t। चलो बेटा, तो θ1 नोट करिए क्या है, θ1 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि जब आप देखना उसको शुरू किए, जब से समय शुरू हो रहा है तब से, तो यह t बराबर 0 पर है। और θ2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एट टाइम t, एट टाइम t, यानी कि t मिनट बाद θ2 हो गया। अब अगला पॉइंट, θ0 क्या है, θ0 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का θ0 सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब ये फार्मूला आपको ना बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए बेटा। और यदि ये फार्मूला तैयार है, ये फार्मूला आपको ना थोड़ी भी डाउट ना रहे। और के क्या बेटा, के तो के जानते हैं क्या है, स्मॉल के अपॉन एम एस, और क्या बना रहेगा, कांस्टेंट।
वह कांस्टेंट होगा। ये फार्मूला तैयार होगा तो बिल्कुल ही एक इक्वेशन यहाँ से आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग से। आईआईटी मेंस और नीट में यह इक्वेशन बिल्कुल फिक्स है। हो गया? हाँ, नोट करिए, यह लाइनें यहाँ तक नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही नोट करते चले जाइए। हो गया? आइए अब, हाँ, अब चलते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। और तो जो हम लोग अभी क्वेश्चन लिए थे ना, अब पहले उसका आंसर निकाल दिया जाए, तब आगे कुछ और किया जाएगा। चलिए देखो बेटा, फार्मूला क्या कहता है, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इक्वल टू के, θ1 प्लस θ2 बाई 2 याद रहे, माइनस θ0। θ0 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, वातावरण का टेम्परेचर क्या है। θ1 तो यह दिया गया था 80, देखो बेटा 80 माइनस 70 अपॉन कितने देर में, 10 मिनट इक्वल टू के, देखना 80 प्लस 70 बाई 2 माइनस 10। ओके, दिस इज द फंटास्टिक आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन। 80 माइनस 70, 80 माइनस 70 10, 80 में से 70 बेटा 10 बटा 10 यानी कि 1 आ गया, लिख दे पूरा। चलो 80 माइनस 70 10 अपॉन 10 इक्वल टू के, 80 प्लस 70 150 बाई 2, तो 150 बाई 2 माइनस 10, और छोटा कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ बेटा, इधर हो गया 1, ये हुआ के, यहाँ से देखो 75 माइनस 10 यानी कि 65, तो देयरफॉर के विल बी हाउ मच, 1 अपॉन 65, 1 अपॉन 65, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हो गया बेटा, बस बहुत ही आसान है। यह तो क्वेश्चन ना बिल्कुल 2-4 सॉल्व लगा लीजिए, 2-4 क्वेश्चन मैक्सिमम कर लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका रखा हुआ है, वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करके जल्दी से आंसर मार दीजिएगा तुरंत ही, बिल्कुल फिक्स है बेटा, रखा हुआ है क्वेश्चन, ये 4 नंबर बिल्कुल फिक्स है। तो 1/65 हो गया। अब देखो अगला स्टेप है बेटा, अब हमको क्या बताना था, θ2 की वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमको बताना था कि अगले 10 मिनट बाद, तो टाइम तो दिया है, कितना टेम्परेचर हो जाएगा, यानी θ2 बताना है। चलो आ जाओ देखना, अब θ1 माइनस, तो देखो बेटा चलो, अब जो यह जो चाय थी बेटा, इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, और 10 मिनट बाद हो चुका कितना, 70 डिग्री सेल्सियस। हमको बताना है कि अगले 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, माना कि θ2 है, तो अब क्या बना, 70 माइनस θ2 अपॉन टाइम कितना देर, अगला 10 मिनट, इक्वल टू के का मान निकाल चुके हैं हम लोग, 1/65, अंदर क्या है बेटा, θ1 70 प्लस θ2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो वह वैसे ही रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। हो गया बेटा, हाँ, यहाँ सब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहेगा, यहाँ केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं बेटा, गैसेस स्टेट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया, अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना बेटा, इसी को थोड़ा सा अच्छी तरह से सॉल्व कर, गलत ना कुछ हो नहीं पाए। हाँ बेटा, ऊपर का जल्दी से नोट कर लीजिए, तो यहाँ तक कर लीजिए, तो मैं आगे करूँ। हाँ, तब तक क्या करिए ना, इसे 5 से काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। हाँ, 13 × 5 65 65, 13 का मल्टीप्लीकेशन इधर कर दीजिए और 2 का अंदर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का उस ब्रैकेट में, 13 का इधर, 13 का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट में, 2 का इस ब्रैकेट में कर दीजिए। तो हाँ, साल में देखिए कितना मिलता है। हाँ, ऊपर का हो गया होगा, नोट हो गया होगा बेटा सभी का, सब लोगों का ऊपर हो गया, देखिए तो
यहाँ तक हो गया सबका? हाँ, अगली लाइन पूरा करिए ये वाली, आगे बढ़े, बस आइए। हाँ बेटा, ऊपर नोट कर लिए होंगे, जल्दी करिए, आ जाओ। हाँ बेटा, एक मिनट चेक कर लिया जाए थोड़ा सा। 80 70 है ना बेटा, 10, ठीक है, 10/10 हो गया, ओके, 1 हो गया बेटा। इधर 8 और 7 15 हो गया बेटा, 150, 2 75 और 75 में से 10 माइनस किया 65 के बराबर 1/65, ओके। हाँ चलो बेटा, और आगे बढ़िए अब। हाँ, अब इसको सॉल्व करना, मैं बोला कि इस 13 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए ना बेटा, तो कितना हो जाएगा देखो, 13 70 माइनस θ2 इक्वल टू 2 उधर जा रहा है तो 2 ब्रैकेट में अंदर क्या है 70 प्लस θ2 अपॉन 2 है और क्या -10 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो सॉल्व दिस इक्वेशन। चलो बेटा, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 13 और 7 910 हो जाएगा, 910, हाँ 910 हो जाएगा बेटा, और माइनस 13 θ2 इक्वल टू, अब इसमें करिए तो ये हो जाएगा 70 प्लस θ2 बाई, हाँ 2 नहीं रहेगा बेटा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस देखो इसमें किया जब इसमें 2 का हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अभी अंदर होगा, यहाँ हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कितना हुआ, देखो बेटा 910 यहाँ है, 910 यहाँ है, और यहाँ पे क्या है 910 माइनस 13 θ2 इक्वल टू 70 माइनस 20 प्लस θ2 हो गया बेटा। 70 में से 20 माइनस करो, यहाँ हो गया 50, तो 910 इक्वल टू, या 910 इसको उधर भेज दिया जाए और इसको इधर कर दिया जाए, देखो बेटा, तो 910 इधर यहाँ है ही, और 70 माइनस 20 ये इतना हो गया 50, अब 50 आया इधर, यहाँ 50 ला दो, और इधर क्या हुआ 13 θ2 और ये θ2 पहले से था, ये हो गया 14 θ2 हो गया, इतना करना पड़ेगा आपको ना बेटा। चलो अब यहाँ पे 910 में से 50 माइनस कर दो, 860 हो जाएगा, तो 860 इक्वल टू 14 θ2 की वैल्यू चाहिए थी बेटा, तो 860 अपॉन 14, यस। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा गुणा भाग देख लेना बेटा। ठीक है, तो 910 हो गया बेटा यहाँ, ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास। चलो अब आंसर निकाल दिया जाए, आ जाओ। हाँ अब इसका आंसर देखो बेटा, आंसर नियर अबाउट आपको क्या आना चाहिए, 56 और 60 के बीच में कुछ रहेगा पक्का। हाँ आ जाओ, कैसे, चलो अब ये जो आएगा सामने देखा जाएगा। चलो बेटा, हाँ अब इसको सॉल्व करो, तो 2 से काट दे तो यहाँ 7 हो गया, और 2 से यहाँ काटोगे ना बेटा तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या बचेगा 0 हो गया। 7 से डिवीजन कर दो तो 430/7 कितना आ रहा है बेटा, तो हाँ 6, हाँ 6 कितना आना चाहिए था हम लोगों का, चलो अभी ठीक है जो भी आएगा, तो 6 बार जाएगा ना बेटा, तो 6 बार, चलो 6 42 1 10, हाँ फर्स्ट क्लास, तो 61, हाँ बेटा यहाँ कितना बचा है, तो यहाँ 7 42 हो गया, 1 10 है, 7 हो गया, 3 30 हो गया, और 28 हो गया, हाँ ठीक है, तो और 7, हाँ लगभग 3 आ जाएगा, तो 61.43 डिग्री सेल्सियस विल बी द फाइनल आंसर। देखें
तो ये था हम लोगों का फाइनल आंसर। हाँ, अब जैसा देख लिया जाए फिर से एक बार। देखिए, पहले था कितना 80, फिर कितना हुआ 70, फिर कितना हुआ, हाँ फिर क्या हो जाना चाहिए था उसको, फिर क्या हो जाना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 70 बाद हम लोगों को होना चाहिए था। ये यहाँ है 10 का चेंज हुआ बेटा, डेल्टा थीटा यहाँ पर कितना हो रहा है, डेल्टा थीटा यहाँ पर हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। तो लेकिन 60 से हम लोग का कम होना चाहिए बेटा, 80 से 70 हुआ है ना, 80 से 70, ठीक। और मान लिया कि 70 से, हाँ ठीक बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ओके 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 फैंटास्टिक। हाँ 61 डिग्री सेल्सियस, ओके। हाँ बेटा अब जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर। हाँ देखना बेटा, बहुत फर्स्ट क्लास आंसर। देखिए पहले में कितने की कमी हुई बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरे में कितने की कमी हुई, 9, हाँ 9 या 8 पॉइंट कितना, 8 पॉइंट लगभग 6 मान लिया जाए, तो 8.6 डिग्री सेल्सियस ही कम हुआ। हाँ ये है फैंटास्टिक। देखो बेटा, देखो पहला समय 10 मिनट, दूसरा भी समय 10 मिनट। टेम्परेचर का डिफरेंस पहले कितना, लगभग 10, पहले वाले में कितना एग्जैक्ट 10 डिग्री सेल्सियस, अगले वाले 10 मिनट में कितना 8.5 के आसपास आएगा कुछ, तो 8.5 ना, या 8.6 8.5 आएगा, 8.57 मान लिया जाए, तो 8.57 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। अब मैं फिर कहूँ कि यदि 10 मिनट अभी हम लोग और छोड़ दें, अगला 10 मिनट यदि मैं कर दूँ ना, कि 10 मिनट और छोड़ दूँ, कि कितना होगा, अब पहले जितना कम हुआ है उससे थोड़ा सा और कम होगा, यानी कि 8.5 हुआ है ना, तो यहाँ 7.5 के आसपास ही ना, 7.5 के ही आसपास, या 6.9 मीन्स कि कुछ और कम होगा, 7.5 ही घटेगा। मतलब क्या, समय है वही, वस्तु है वही, तो जैसे जैसे हॉट बॉडी का टेम्परेचर घटता जाता है, वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग भी घटती जाती है। तो रेट ऑफ द कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द हॉट बॉडी एंड द सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है, और हॉट बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल है। तो जैसे, अब ध्यान देना बेटा, अच्छी तरह समझना कंसेप्ट को। हाँ थोड़ा 80 डिग्री सेल्सियस पहले था, 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस घटा है, लेकिन अगले 10 मिनट में 9 डिग्री सेल्सियस ही घटा, लगभग 8.5 डिग्री सेल्सियस घटा। तो होना भी चाहिए था। ऐसा क्यों होना चाहिए था, क्योंकि पहले जो डिफरेंस था वह 80 और 10 का था, यानी कि 70 का डिफरेंस था, और बाद में डिफरेंस कितने का हुआ, 70 और 10 का हुआ, 70 और 10 का डिफरेंस हुआ ना। ठीक है बेटा, देखो फिर से इस बात को समझाऊं। देखो बेटा, यह 80 डिग्री सेल्सियस है पहले, और सराउंडिंग है 10, तो डिफरेंस कितने का, 70 डिग्री सेल्सियस का। अब तो हमारा टेम्परेचर चाय का घट करके 70 हो गया है। तो अब देखो बेटा, अब ये जब 70 डिग्री हो गया है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो वही है ना, 10 डिग्री सेल्सियस ही है ना, तो अब जो हमारा डिफरेंस था वो कितने का हो गया, 70 बजाय अब यह 60 हो गया ना। तो रेट ऑफ कूलिंग भी घट गई ना। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब कि जितना डिग्री सेल्सियस जितने समय में घटता है, दोनों का रेशियो रेट ऑफ कूलिंग कहलाता है। रेट ऑफ कूलिंग, डेल्टा थीटा क्या था, डिफरेंस इन द टेम्परेचर, dt क्या था, टाइम टेकन, तो डी थीटा बाई डी टी इज व्हाट, रेट ऑफ द कूलिंग। तो रेट ऑफ द कूलिंग डायरेक्टली ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो पहले टेम्परेचर डिफरेंस कितना 70, फिर टेम्परेचर डिफरेंस कितना 60, तो पहले कूलिंग फास्टर, फिर कूलिंग स्लोअर मीन्स द रेट ऑफ द कूलिंग विल डिक्रीजेज।
with time. The rate of cooling will decrease with the time. टाइम के साथ रेट ऑफ कूलिंग घटता जाएगा। और इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा? स्ट्रेट लाइन। जबकि थर्मल कंडक्टर में यही पढ़े हैं, तो वहाँ पर पढ़े हैं राड का टेम्परेचर कैसे होता है। तो वहाँ पर पढ़े हैं कि राड के ऊपर जब चलते हैं आप हॉट बॉडी से, तो हॉट जैसे मान लीजिए एक राड है, गर्म किया जा रहा है उसको, तो जहाँ गर्म कर रहे हैं वहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। तो लेंथ के साथ यदि देखा जाए कि टेम्परेचर में वेरिएशन क्या होगा, तो वहाँ पर निकाले तो देखे होंगे वहाँ एक ग्राफ आया होगा एक्सपोनेंशियल। कहाँ पर? हीट कंडक्शन में एक ग्राफ बनाया होगा, वहाँ पर आया होगा एक्सपोनेंशियल। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे रहा जाए। तो चलिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, नाउ दिस इज अ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज 61.43। इसका मतलब वहाँ पर एक था ऑप्शन जो हम लोग लिए थे, एक ऑप्शन लगभग 61 पॉइंट समथिंग कुछ लिया गया था या 62 लिया गया था, यानी कि चारों में से वह आंसर जो था ना 62 वाला वो सही था, यानी कि एक आंसर 62 के आसपास था, वो दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट वाज द करेक्ट। ओके, मीन्स कि अब 60 नहीं होगा, कुछ कम घटेगा, 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो गया है, तो कुछ कम ही घटेगा। पहले कितना घटा? 80 से 70। तो देखो बेटा, 80 से 80 पहले डिफरेंस कितना था? 80 से 10, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 70 का डिफरेंस हुआ था 70। तो पहले टेम्परेचर देखिए, हॉट बॉडी और सराउंडिंग के बीच में 70 का डिफरेंस है। आइए दूसरा और क्वेश्चन लिया जाए बेटा फटाफट। आइए हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं अपने मन से, आप तुरंत तो वीडियो को रोक करके आप सॉल्व करिएगा। हाँ, अभी 2-4 न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, फटाफट अभी तैयार हो जाएगा तुरंत। बस एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स कर लीजिए इस एपिसोड में बेटा, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स कर लीजिए। हाँ, आ जाइए। हाँ चलो बेटा, ए कप ऑफ हॉट कॉफी ना बेटा, ए कप ऑफ हॉट टी, ए कप ऑफ हॉट टी एट टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। एक कप ऑफ हॉट टी है बेटा, ठीक है, हॉट टी है एट टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सराउंडिंग है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। its temperature becomes 80 degrees Celsius in 5 minutes. In 5 minutes. What will time taken? What will time taken in? What will time taken in which its temperature becomes हाँ बेटा, तो 90 से 80 हुआ ना, 70 डिग्री सेल्सियस, एकदम बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास बेटा। देखो अब सिंपल वे शब्द में समझा दे बेटा। एक कप चाय आपके सामने रखी हुई है,
एक कप चाय आपके सामने रखी हुई बेटा, ठीक है। हाँ, एक चाय रखी हुई है आपके सामने और इसका टेम्परेचर है प्रेजेंट टाइम में कितना, 90 डिग्री सेल्सियस है। 5 मिनट में, देखो बेटा 5 मिनट्स में इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 5 मिनट बाद इसका टेम्परेचर पाया जाता है कि 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगले 5 मिनट में अभी फिर 5 मिनट बाद कितना होगा, तो नेक्स्ट 5 नहीं ना 5 नहीं दिया बेटा, तो कह रहा है कि हाँ टाइम पूछ रहा ना आपसे, तो कह रहा है कि अब इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस कितने समय में होगा, मीन्स कि आपसे टी की वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स कि कितने समय में अब इसका टेम्परेचर 70 हो जाएगा। देखना ध्यान दीजिएगा, 90 से 80 10 डिग्री का डिफरेंस आया ना, 80 से 70 कितने का डिफरेंस, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। तो यहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, यहाँ भी 10 डिग्री का सेल्सियस डिफरेंस। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने में कितना समय, तो यहाँ लिया 5 मिनट, यहाँ कितना लेगा, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, नो नहीं भाई, यही तो नहीं होगा, कैसे 5 होगा। अभी अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो अगला टाइम था, जब हम लोग बराबर टाइम लिए थे, तो पहले घटा था, पहले टेम्परेचर में डिक्रीज करने क्या हुआ था 10 डिग्री सेल्सियस का, और बाद में अभी हम लोग प्रूफ किए हैं तो आया था डिफरेंस कितना घटा था, समय बराबर लिए थे उतना ही समय लिया था, 10 मिनट पहले भी लिया था, 10 मिनट बाद में भी लिया था। तो पहले 10 मिनट में घटा था 10 डिग्री सेल्सियस और अगले 10 मिनट में घटा केवल 8.5 के आसपास, 8.5 डिग्री सेल्सियस, 8.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उतना नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस सराउंडिंग के साथ हार्ट बॉडी का टेम्परेचर का डिफरेंस अब पहले की तुलना में कम हो गया है। अरे भाई, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर का, हमारे सामने एक चाय रखी हुई है, ये हमारे सामने चाय है और ये सराउंडिंग है, ये चाय है, यह है 90 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग है 20 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितने का, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस कितने का, 70 डिग्री सेल्सियस का। अब ये तो अभी 20 ही रहा, नेचर में कोई चेंज हो नहीं रहा है, ये तो 20 ही रहा, लेकिन चाय का टेम्परेचर अब 90 से घट के 80 हो चुका है। अब फिर से चेक करने जा रहे हैं हम, तो अब ये 80 है और तो 20 ही है, तो 80 एंड दिस इज द 20, द डिफरेंस विल बी हाउ मच, 80 एंड 20, दिस इज द 60। तो in the initial case, in the first step, the temperature difference was the 70 degrees Celsius, and the second step, temperature difference is the 60 degrees Celsius. Since temperature difference is the not the temperature difference is not equal, not same, the temperature difference is going to decrease, and you know according to Newton's law of the cooling, the rate of the cooling is directly proportional to the temperature difference. Therefore, for the same change in the temperature, the initial time will be smaller, and for the same change in the temperature, the later time will be some more in comparison to the initial step. Fantastic? यानी कि यदि हम चाहते हैं कि टेम्परेचर में पहले 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस का चेंज हुआ है तो फिर 20 डिग्री सेल्सियस हमको मिल जाए, तो पहले जितना समय लगा ना वो कम होगा और बाद में उतना ही डिफरेंस टेम्परेचर समय ज़्यादा लगेगा। मीन्स कि यहाँ पर क्या हुआ, द टेम्परेचर व्हाट मे बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो 5 से 5 मिनट है बेटा, यहाँ 5 मिनट, यानी कि यह जो अब वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, द टाइम विल हाउ मच, तो यदि एक ही ऐसा है हर हाल में इसका जो मान होगा वो t इक्वल टू 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा होगा, अवश्य से ज़्यादा होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड,
always keep in mind, let T1 is the temperature in the initial, let this is the temperature T1 is initial, and here the temperature is T2. So always keep in mind T2 will always greater than T1. For किसके लिए? For same change in temperature. तो for, हाँ नोट करिएगा बेटा इस लाइन को, तो for same change. तो always keep in mind in the latter case temperature difference will be always that will be the more in compared to the first time. And now proof of this 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, मिनट 5 मिनट हो सकता है, 6 मिनट, 6 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 7 पॉइंट समथिंग हो सकता है, बट दैट विल बी ऑलवेज मोर देन 5. ओके, कम ऑन, नाउ प्रूफ दिस. चलिए बेटा, अब हम लोग इसको करके देखते हैं. अब हम लोग टाइम बताना बेटा, तो चलो अब हम लोग इसको करके देखते हैं. आइए, कम ऑन द पॉइंट. 2 स्टेप लिखने होते हैं बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 स्टेप लिखने होते हैं. पहला θ1 माइनस θ2 बाई टी इक्वल टू के. फटाफट याद कर लीजिए, θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0. दिस इज द इक्वेशन. पुटिंग द वैल्यू फॉर द फर्स्ट स्टेप. θ1 90 माइनस θ2 बिकम्स 80 अपॉन कितने देर में? 5 मिनट. मिनट यूनिट रहने दीजिए, बाद में लिखा जाएगा. इक्वल टू के 90 ध्यान देना बेटा, यहाँ माइनस साइन होती है, यहाँ प्लस होती है. 90 प्लस 80 कितना है? 80, हाँ, अपॉन 2 माइनस θ0 कितना बेटा? सराउंडिंग टेम्परेचर 20. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. एंड फॉर द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के. तो नाउ सॉल्व दिस. 90 एंड 80 10 बाई 5 दैट इज द 2. तो ये कट करके आ गया 2 इक्वल टू के इन द ब्रैकेट 9 और 8 170 यानी कि 80.5. तो 85 तो 85 170 हो गया बेटा. 90 और 80 170 हो गया. 170 बाई 2 85 हो गया. हाँ ठीक है, माइनस 20. तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप इट ऑलवेज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के. देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो बेटा, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू के ब्रैकेट में कितना आया? 85 और माइनस 20 मीन्स 65. ओके, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के बराबर 2/65. देखो बेटा, के की वैल्यू है 2/65. हाँ चेक कर लेना. 90 80 10 और बाई 5 2. इधर कितना बेटा? 9 8 170 85 हो गया बेटा. 85 में से 20 माइनस कर दो बेटा, 65 हो गया. 65 के यस. ओके, हाँ नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करिए इसे, तो आगे बढ़ा जाए. चलिए अब अगला स्टेप, आगे बढ़ा जाए. हाँ, अब हम लोगों से पूछा है टाइम कितने देर में, यानी अब हम लोग टी का मान बताना बेटा. चलो आजा देखना आप, कितने देर में उसका टेम्परेचर कितना मतलब है? 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए. अब आइए, तो अभी कितना हो चुका है? 80 है. कितना होना है? 70. तो 80 इनिशियल माइनस 70 बाई टाइम नहीं दिया है टी इक्वल टू, अब देखना यहाँ के की वैल्यू 2/65 2/65 इन द ब्रैकेट 80 प्लस 70 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर टी का वैल्यू निकालिए. हाँ बेटा, वहाँ सॉल्व करिए, टी की वैल्यू निकाल दीजिए. हो गया. हाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ वैल्यू निकाल दीजिए बेटा. देखो तो क्या करेंगे? 80 माइनस 70 10 हुआ, 10 बाई टी. देखिए 10 बाई टी हो गया बराबर 10 बाई टी 2/65
2/65 और यहाँ पे कितना हुआ 80 और 70 150/2 75 तो 15 150/2 75 और 25 - 20 कर दो बेटा 25 - 20 कर दीजिए सॉल्व करिए इसको। चलो बेटा तो 2 से ये हो जाएगा 5 कट जाएगा तो 5/t हो गया और यहाँ हुआ 1/65 यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 75 है और 20 इसमें से माइनस कर दो 55 आ जाएगा तो 55 चेक करिए हो गया। कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा। बस अब आ जाओ 50 कैंसिल हो जाएगा 1 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 5 से काट दिया जाए तो 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा यहाँ पे ना 16 तो 16/t इक्वल टू बेटा हाँ यहाँ कुछ है नहीं ना हाँ ठीक है और यहाँ पे कितना आ जाएगा इधर कितना है 11/16 11/1 मिनट बेटा रुक जाओ हाँ यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1/t हो गया ये और इधर 11/16 है 11/16 तो देखना बेटा 16 बराबर कितना रहा 11t तो t बराबर 16/11 16/11 कितना टाइम ले रहा बेटा पहले वाला कितना समय था तो हम लोगों का कुछ कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है बेटा आ जाओ फिर से कर देते हैं इसको कहीं हाँ कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है आ जाओ बेटा एक सेकंड इतना नहीं आना चाहिए हर हाल में हम लोगों का आएगा हर हाल में हम लोगों का आना है 5 से ज़्यादा ये तो कुछ लग रहा है कहीं कुछ हो गया इधर उधर आ जाओ फिर से देख लेते बेटा कितना है देखना जैसा क्या है क्या डाटा था 90 से कितना होना बेटा 80 होना था 90 to 80 और 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होना था और एक कितने देर में हुआ था 5 मिनट्स में शायद हुआ था हाँ 5 मिनट में हुआ था यही था ना और फिर हम लोग हाँ और फिर हम लोग कहे थे कि 10 का डिफरेंस हुआ था 80 डिग्री सेल्सियस से होना है कितना 70 डिग्री सेल्सियस होना है तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए ना बेटा तो ये क्यों तो ये कितना है ये पूछ रहा था आ जाओ ठीक है कोई बात नहीं चलिए देखिए और थीटा नॉट की वैल्यू कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस लग रहा है कहीं वैल्यू में कुछ आ जाओ फिर से देख लेते बेटा चेक कर लेते फटाफट हाँ फटाफट चेक कर लेते आ जाओ बेटा देखो तो θ1 - θ2/t इक्वल टू k θ1 + θ2/2 - θ0 दिस इज द बेसिक इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ हियर चलो बेटा 90 से 80 हुआ है और 80 से 70 हुआ 5 मिनट तो ये 5 से ज़्यादा होना ही है 5 से ज़्यादा हर हाल में होना है ये तो बिल्कुल फिक्स आंसर इसे चेक कर सकते हैं हम लोग तो लेकिन सॉल्व करके हम लोग को प्रूफ करना है बेटा इसको तो आ जाओ देखो चलो 80 और 90 - 80 तो 90 - 80 अपान कितना समय लगा था बेटा 5 मिनट तो 5 इक्वल टू k 90 + 80 अपान 2 -20 ये था तो कहाँ गलत हो रहा है चलो बेटा ये हो गया कितना ये हो गया हम लोग का 90 10 2 हो गया तो 2 इक्वल टू k और यहाँ पे कितना हुआ था यहाँ हुआ था यहाँ पे कितना हुआ था बेटा यहाँ पे हुआ था हम लोग का 90 और 80 तो 9 और 90 और 80 कितना होगा बेटा 170 और 170/2 यानी कि 85 85 तो 85 - 20 हाँ यहाँ पे
लग रहा है यहीं पे कहीं कुछ मिस्टेक हो गया था बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो के और यहाँ पर 85 माइनस 20, तो 85 माइनस 20 यानी कितना हो गया बेटा 65। तो नहीं यही तो आया था शायद, चलो 65 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ तो के की वैल्यू तब हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि 2/65 हो गया। ओके आ जाओ, हो गया बेटा। चलो अब फिर से अगला पॉइंट, अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, 80 से 70। तो 80 माइनस 70 बाई टी इक्वल टू 2 अपॉन कितना 65 हो गया बेटा 65 और 80 प्लस 70, तो 80 प्लस बाई 2 माइनस 20, 80 70 माइनस 70 10 बाई टी इक्वल टू 2/65 और 8 15 150 बटा 2 है ना बेटा, तो 75 और माइनस 20 55। ओके चलो बेटा, अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना था। हाँ तो कुछ होगा, चलो ठीक है। चलो बेटा देखो, अब यहाँ से फॉर्म 5 से काट दिया जाए, तो ये हो गया 13 और ये 11 हुआ बेटा, और क्या, चलो तो 10 बाई टी इक्वल टू, यहाँ ऊपर कितना है 2 इंटू 11 है ऊपर, 2 इंटू 11 और यहाँ पर नीचे कितना बेटा 13 है, 13 2 इंटू 11 और नीचे 13, ठीक है बेटा। चलो तो ये 2 से भी और कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ क्या आया 5 बाई टी इक्वल टू, हाँ कितना बचा बेटा कितना बेटा 11 बाई 13 हो गया बेटा। देखो तो हाँ यही कुछ बेटा लास्ट में कहीं पर कुछ कुछ इधर उधर हो गया था। चलो देखो तो 11 कोई छूट गया था, 11t हो गया बेटा और 13 इंटू 5 65, तो t बराबर 65/11। ओके देखे फैंटास्टिक। हाँ थोड़ा सा बस इधर उधर हुआ, कहीं पर भी कहीं कोई वैल्यू छूट गई, कुछ भी आंसर मैच नहीं करना है। और फिजिक्स में तो यही सबसे बड़ी अच्छी खासियत है बेटा कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि कहीं कुछ छूट गया। हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ कुछ भी यदि एक भी पॉइंट कहीं छूटा आपको मालूम हो जाए। देखिए अभी जो हम लोग पहुँचे हैं लास्ट में पहले सॉल्व कर रहे थे, तुरंत पता चल गया था कि हाँ ये तो पक्का नहीं आंसर होना है। क्यों, आंसर फिक्स है कि 5 से ऊपर ही होना है, 5 से ऊपर ही होना, पक्का होना 5 से ऊपर ही। क्यों, पहले वाला 5 था ना बेटा, देखो पहले वाला 5 मिनट है ना, तो 90 से 80 होने में पहले हुआ 5, अब 80 से 70 होने में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस का है। और मैं आपको बताया हूँ अभी अभी कि जब भी कभी टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होगा तो बाद वाला समय ज़्यादा होगा। तो T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1। आपके एग्ज़ाम में कई बार तो खाली यही पूछा है कि अब T2 मान लो दूसरा टाइम है, T1 मान लो पहला टाइम है, तो 4 ऑप्शन दे दिया है, T1 बराबर T2, T2 ग्रेटर देन T1, T1 ग्रेटर देन T2, नन ऑफ दीज। हो गया, दिस इज द आंसर। T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1, बाद वाला समय हमेशा ज़्यादा होगा बेटा। देखो आ गया हम लोग का आंसर, फैंटास्टिक। देखो बेटा अब T बराबर कितना हो गया, तो T बराबर देखो बेटा कितना हो गया, आ जाओ तो T बराबर आ गया है लास्ट में, देखो बेटा ये आ गया T इक्वल टू 65/11 हो गया 65 देखो यार, तो आ जाइए इधर ले लिया जाए। हाँ तो T इक्वल टू, तो बेटा T इक्वल टू 65/11, तो T बराबर कितना आ गया बेटा
65 ये 6 से ज़्यादा। देखो बेटा, ये तो फर्स्ट क्लास चालू आइडिया लगाए थे कि कुछ भी हो सकता है, 6 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कुछ भी ना। तो लगभग चलो 5 पॉइंट कितना जाएगा, 66 रहता तो 6 पूरा एग्जैक्ट आ जाता, तो 6 से थोड़ा सा कम, यानी कि हो जाएगा 55 हो गया बेटा, और ये हो गया कितना फिर हो जाएगा, हाँ 5.9। तो 5.9 मिनट, ओके फैंटास्टिक आंसर। और यही होना भी चाहिए था, यानी कि ये साबित कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि T2 का मान T1 से पक्का अवश्य ज़्यादा होगा, बशर्ते कि क्या, प्रोवाइडेड, बशर्ते की शर्त क्या बेटा, कि डेल्टा थीटा 1 बराबर डेल्टा थीटा 2 हो। मीन्स कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों सिचुएशन में वो बराबर हो, तो ये अवश्य होल्ड करेगा। हो गया, क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स, फैंटास्टिक, ओके। आइए आज बेटा अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करिएगा, जरूर निकालिएगा इनसे फटाफट। हाँ चलो बेटा, देखो सपोज करो, ऐसे ही लिख दूँ, बना दें फटाफट फिगर ही। चलो बेटा, सपोज करो एक कप चाय रखा हुआ है ना, ये सब चाय रखा बेटा, या कॉफ़ी रखी हुई है, हाँ कॉफ़ी ले लो फर्स्ट क्लास का। चलो बेटा, एक कप कॉफ़ी रखी हुई है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर इसका θ1 का मान दिया है ना, दिया है इसका 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ बिल्कुल खोल रहा है, बिल्कुल बॉयलिंग ना, 100 डिग्री सेल्सियस बेटा। और 20 मिनट बाद 20 मिनट्स लेटर इसका टेम्परेचर पाया जाता है, ये हो जाता है ना 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कह रहा है, ठीक, तो कह रहा है कि इन व्हाट टाइम इट्स टेम्परेचर कितना हो जाए बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस। देखना, ध्यान देना, 100 से 80 हुआ है, अब 80 से 60 हो रहा है, और 100 से 80 हुआ है कितना देर में, 100 से 80 हुआ कितना देर बेटा, तो 20 मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 20 मिनट में। अब आपका आंसर बिल्कुल श्योर है, पहले वाले को टाइम को बोलते T1 और यहाँ टाइम बोलेंगे T2। आप जानते हैं कि T2 का मान T1 से पक्का ज़्यादा होगा, यानी कि आपका आंसर कितना आना है, तो पहले से ही आप आइडिया लगा दीजिए, 21 ना, 21 से लेकर 25 के बीच कुछ भी आ सकता है, अप्रॉक्स 21, 22, 23 नियर अबाउट, 25 तो नहीं जाएगा, हाँ 21 से लेकर 23 के बीच कुछ आएगा आसपास, ये तो बिल्कुल श्योर है। लेकिन जब चारों ऑप्शन इसी बीच में रहेंगे तब तो निकालना पड़ेगा ना, और एक ही ऑप्शन है इनके बीच, बिना सॉल्व के मार दीजिए इनसे फटाफट। लेकिन पेपर बनाने वाला इतना आसान तो देगा नहीं हाँ, पेपर बनाने वाला हाँ कि भाई तुमसे होशियार है तो वो इतना ऐसा देगा नहीं कि लड़का बिना सॉल्व किए मार दे। लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है कि एक ही रहेगा इसके बीच में ना, बस तब क्या करना है भाई, एकदम ऐसा बिना तब फिसल करने की जरूरत क्या है, क्यों हम 1 मिनट खर्च करेंगे, एक मिनट बचाना है अपना, तब मार देंगे उसी पर। मिस कि अब देखो 20 मिनट पहले लगा है, अब 20 मिनट से ज़्यादा लगना ही है। अब 20 मिनट से ज़्यादा कितना, तो 20 से कुछ ज़्यादा, यानी 21, 22, 23, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 21, 22, 23 के नियर अबाउट, इसी के अबाउट होगा लगभग। और यदि लगभग भी एक ही है वही मार दो, या बिल्कुल एग्जामिनर कॉपी छीन रहा है आपकी, कॉपी आपका ले रहा है आंसर शीट आपका, और बिल्कुल टाइम नहीं है आपका, तो जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस उस पर मार दो, पक्का सही हो जाएगा। बहुत क्लोज नहीं रहा ऑप्शन तब, हाँ रिस्क वाली बात है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी कि अब उस समय के लिए बता रहा हूँ जब बिल्कुल ही समय ना हो आंसर शीट छीनी जाने को, ये तब के लिए है। अदरवाइज कितना टाइम लगेगा भाई, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए देख रहे हो ना, अभी थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, कुछ छूटा है, आंसर मिस हो गया,
तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा, इतना गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। फिजिक्स है, फिजिक्स है बेटा। हाँ, हकीकत यही है क्या? हकीकत यही बेटा फिजिक्स में कि कंसेप्ट जब नहीं क्लियर होते हैं तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो फिजिक्स का पेपर देख नहीं पाते हैं कि पूछा क्या था, सॉल्व करने की तो बात छोड़ दो। बहुत सारे हैं देख नहीं पाते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर वो भी कहते हैं कि हाँ अच्छा हुआ है। क्या कहें, अब दिल को मनाना है, है? लेकिन तो इसीलिए पहले ही इतनी मेहनत कर लीजिए कि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। स्मार्ट वे में दनादन फटाफट मारिए आंसर। कैसे? बस मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। P100 फिजिक्स, ओके कम ऑन, हमेशा P100 फिजिक्स याद रखिए बेटा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। सारी वीडियो सारा सब कुछ पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे हमारे साथ फर्स्ट क्लास का, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए बेटा आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को आइए मार दिया जाए तो निकालिए तो आंसर। देखिए 21 और 23 के आसपास बीच में कुछ आ रहा है, मारिए जल्दी। हाँ, जैसे मैं अभी किया बेटा एकदम वैसे ही करिए, वही वाला क्वेश्चन ही है, डाटा प्लस हाँ केवल बस न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दिया हो। करके चेक करिए तो। हाँ चेक करो बेटा। हो गया बेटा? चलिए मैं शुरू कर दूँ, आ जाओ अपना आंसर मिलाइए। आ जाओ बेटा, बस देखो फटाफट, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी, फार्मूला तो तुरंत याद हो जाए। θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। हाँ बेटा, यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर देखो दिया ही नहीं, सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर बेटा 10 डिग्री सेल्सियस। हाँ फिर से चेक कर लो, चलो मैं कर रहा हूँ, आ जाओ। θ1 माइनस θ2 अपॉन टी, पहले टेम्परेचर कितना था बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, बाद वाला 80 डिग्री सेल्सियस। देखना 100 माइनस 80 अपॉन टी, समय कितना 20 मिनट, 20 इक्वल टू के। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखो साइन की गलती न होने पाए, ये माइनस है और ये प्लस है अंदर ब्रैकेट में, तो 180 180 दोनों का जोड़ेंगे तो 180 होगा बेटा, 100 और 80 तो 180 हो गया अपॉन 2, माइनस सराउंडिंग कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी को सॉल्व कर दीजिए। हाँ पक्का सॉल्व करो बेटा इसी को। चलो आ जाओ, देखो यहाँ जो बेटा 100 और 80 है ना, 100 और 80 का डिफरेंस 20 हुआ और ये 20 है भी यहाँ पे, तो 20 अपॉन 20 हो गया। यहाँ हुआ के, यहाँ पे देखना बेटा 180 अपॉन 2 मीन्स 90 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। हो गया? आ जाओ, ये तो 1 हुआ इक्वल टू के, और यहाँ पे कितना हुआ 80, तो के बराबर 1/80। ओके हो गया, फैंटास्टिक। के की वैल्यू आ गई बेटा, बस पहले स्टेप में के की वैल्यू निकाल लिया जाता है। दो ही स्टेप में सॉल्व भी करना है, पहले स्टेप में के की वैल्यू निकाल दिया जाता है और दूसरे स्टेप में जो भी पूछा है, हाँ चाहे जैसे दिया जाए, 2 स्टेप में होना है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। हो सकता है कि दूसरा स्टेप का थीटा दिया हो, पहले स्टेप का पूछा हो, ले रहा हूँ अभी क्वेश्चन उसका भी, देखो ना। हो गया? चलिए अब दूसरा स्टेप, 80 से 60 होना बेटा, देखो 80 से 60 होना है, कितना समय में यही पूछ रहा है, टी बराबर के की वैल्यू 1/80 इक्वल टू कितना 80 प्लस 60, 8 6 14 140 बेटा 2 बेटा 140 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। हो गया? सॉल्व करते हैं, मार दिया जाए फटाफट। देखो बेटा 80 और 60 20 हो गया, 20/80 हो गया, 80 माइनस 60 80 माइनस 60 20 20/80 हो गया इक्वल टू 1/80। यहाँ पे देखो कितना है बेटा, ये हो गया 70, देखो ये 140 है और 2 से डिवीजन करो बेटा, 7 हो जाए 70 हो जाएगा, और 70 माइनस 10 70 माइनस 10 60, 0 से इस 0 हटा दीजिए,
हट गया। और कुछ आ जाओ बेटा, चलो। हाँ, अब यहाँ से आगे प्रोसीड करिए। हाँ, यहाँ से आगे तो ये हटा दो बेटा, अब तो जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, दूसरा स्टेप का वैल्यू ले लिए हम लोग ना, 80 से 60। हाँ, अब कोई जरूरत है नहीं, हटा देते हैं इसको बेटा। चलो, अब देखिए भैया, अब इसको सॉल्व करना था। 20/t, 20/t इक्वल टू, देखो बेटा 20/t इक्वल टू कितना ऊपर है 6 और नीचे है 8, तो यहाँ पे 3 कर दें और इसको 4 कर दिया जाए। 3/4 कर देता हूँ, 3/4, 3t इक्वल टू, देखो बेटा 3t इक्वल टू, एक कितना हो गया 4 2 8 80, 3t इक्वल टू 80 या t बराबर 80/3, t इक्वल टू, देखो बेटा कितना जाएगा 220। हाँ हाँ, अरे हाँ देखो बेटा कितना रहा है। हाँ देखो, तो t इक्वल टू, हाँ ठीक है, देखो बेटा तो t इक्वल टू 80/3, 80/3 यानी कि 25 26 कितना जाएगा बेटा, फिर से देखो तो ये 6 2 20 हो गया, 3 6 18 हो जाएगा। हाँ, 26.6 डिग्री सेल्सियस आ रहा बेटा, 26.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, फैंटास्टिक। देखिए बेटा, हम लोग सोच रहे थे कि 21 से लेकर के 23 के ही बीच आएगा, लेकिन 26 आ रहा है, तो टी बराबर यानी कि 26 मिनट लगेगा। और जानते हो ऐसा कैसे हुआ है? जो डिफरेंस टेम्परेचर का है ना, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वह 20 डिग्री सेल्सियस का है ना, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तब ये वैल्यू थोड़ा बढ़ गई है। जैसे टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 से 20 माइनस हुआ है, यानी कि 100 से 80 हुआ है, और 80 से 60 ही होना है, तो जो टेम्परेचर का गैप हो रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस के है। अब एक बात थोड़ा सा देखो बेटा, और भी बहुत ज़रूरी चीज़ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग ना एग्जैक्टली कब सही से वर्क करता है, यानी कि क्या कंडीशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग के लिए बेटा। तो आ जाओ जरा सही चीज़ बता दें आपको, देखिएगा कंडीशन, कंडीशन ना हॉट बॉडी। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये एक कप चाय है, ठीक है बेटा, ये तो ये मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर थीटा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है, तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच का, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि यह डिफरेंस दोनों का ना डेल्टा थीटा बराबर थीटा माइनस थीटा नॉट हुआ ना, तो ये वैल्यू, हाँ देखो बेटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना माने थीटा है ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हम लोग मान रहे हैं थीटा नॉट है, तो डिफरेंस कितने का हुआ थीटा माइनस थीटा नॉट, और मान लेते हैं कि यह डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए होता है। स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस 25 थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा बेटा, 20 मान लिया जाए इसको, लगभग 20 इसी के आसपास होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पे ये न्यूटन्स लॉ होल्ड डज नॉट होल्ड गुड, बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन द 20 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आप ऐसे कहेंगे, कोई एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स नहीं है बेटा, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, जितना ही कम होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग उतना ही एग्जैक्ट तरीके से काम करेगा। ओके, चलो बेटा, हाँ नोट कर लीजिए।
हो बेटा, चले आ जाओ और आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो बेटा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर अब हमारे समझ से बेटा अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बिल्कुल ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग का फर्स्ट क्लास तैयार हो गया होगा, कहीं अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग क्या बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग क्या है? हाँ जल्दी बोलिए। θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इक्वल टू के इन द ब्रैकेट θ1 प्लस θ2/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग θ0। एक तो यह, और दूसरा जो हम लोग इससे पहले ग्राफ बनाए थे तो वहाँ पर क्या आया था, लॉग नेचुरल लॉग थीटा माइनस θ0 इक्वल टू के माइनस के टी प्लस सी। सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। तो एक दो क्वेश्चन और ले लिया जाए, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, बस आ जाओ। फिर उसके बाद में टॉपिक हम लोगों का ट्रांसपोर्ट इन गैसेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये कि ट्रांसपोर्ट इन गैसेस ना। तो चलिए अब तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया होगा बेटा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, जल्दी से आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन और कर लो बस। हाँ चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अब इसको सॉल्व करिए। टेम्परेचर ऑफ ए कप of hot tea is 80 degrees Celsius and it becomes 60 degrees Celsius in क्या, it becomes 60 degrees Celsius in 25 मिनट। ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा। तो इट बिकम्स 60 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट। ओके, व्हाट विल बी, चलो बेटा, व्हाट विल बी टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट। हाँ आ जाओ बेटा, इन नेक्स्ट 10 मिनट मार दीजिए, जल्दी से आंसर मारिए तो फटाफट, एकदम तुरंत लग जाना चाहिए फटाफट। आइडिया क्या बताया हूँ सॉल्व करने का? पहले 10 मिनट में कितने की कमी, 20 डिग्री सेल्सियस की कमी। पहले 10 मिनट में 20 डिग्री सेल्सियस की कमी। तो अगले 10 मिनट में क्या 20 डिग्री सेल्सियस होगा? नहीं। कितना होने की चांसेस? 18 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस की कमी। मीन्स द इन द नेक्स्ट सेम टाइम द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंस विल बी श्योरली दैट विल बी सम लेस देन द इनिशियल वैल्यू। पहले वाले में कितना घटा है? 20 डिग्री सेल्सियस। अब कितना, उतने ही समय में अब फिर कितना घटेगा? उससे थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम कितना? बिना निकाले कैसे बता दिया जाएगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब वो 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको चारों ऑप्शन में एक ही दिख रहा है कि 17, 18 या 19 के आसपास का डिफरेंस, तो वही आंसर है। लेकिन फिर वही बात कि एग्जामिनर इतना आसान बना के देगा नहीं, कम से 2 टेम्परेचर 3 टेम्परेचर उस कम कर देगा उससे, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बेटा। हाँ एक बात तो पक्का है, क्या आंसर नहीं हो सकता है? 80 से 20 डिग्री सेल्सियस के अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगले 10 मिनट में देखो ना, 10 मिनट यहाँ पर भी है, 10 मिनट यहाँ पर भी है, टाइम दोनों बराबर है। तो यह जो 80 से 60 का डिफरेंस हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस घटा है, तो अब नियमतः होना चाहिए था कितना? होना चाहिए था फिर से 20 घट जाएगा तो 40 डिग्री सेल्सियस ना।
40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या ये होगा, क्या संभव है कि फिर से उतना ही चेंज हो, 20 डिग्री सेल्सियस का ही चेंज हो? नो, नहीं। कितना होगा? 18 का चेंज हो सकता है। 18 का होगा तो कितना हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा, 42 हो जाएगा। तो आंसर किसके आसपास आना चाहिए? 41 समथिंग, 42 पॉइंट समथिंग, या 43 या 44 के आसपास होना चाहिए आंसर। अप्रॉक्स 42 से लेकर कितना मान लिया जाए, लगभग 44 या 45 के बीच कुछ आंसर हो सकता है। आंसर चेक करने का आइडिया। अब चलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू पर। नाउ सॉल्विंग फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द थीटा 2। थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी इक्वल टू के, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। हाँ बेटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है कि नहीं दिया है? ले लो, सराउंडिंग टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। सराउंडिंग टेम्परेचर ले बेटा 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया। आ जाओ, थीटा 1 कितना है देखिएगा, 80 पे है ना, 80 से 60 हुआ है, तो 80 माइनस 60 कितने देर में हुआ था बेटा? 10 मिनट में शायद। हाँ, तो 10 मिनट इक्वल टू के 80 प्लस 60 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20, जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हो, 20, 30, 25, 15, कुछ भी हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसी को। 80 और 60 का डिफरेंस 20 बटा 10 यानी कि 2 बराबर के। देखो बेटा, यहाँ पर 8 और 6 14, 140 हो गया। 140 और 140 बाई 2 70, या 70 माइनस 20 यानी कि 50 हो गया। के बराबर कितना हुआ? 2 बटा 50 मीन्स 1 बटा 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। एंड नाउ सॉल्व फॉर द नेक्स्ट स्टेप। चलो देखना अगला स्टेप। अब अगले स्टेप के लिए जो दूसरी वाली स्टेप रहती है, दूसरी वाली लाइन रहती है क्वेश्चन की, जो दूसरी लाइन होती है उसके लिए सॉल्व कर देते हैं। चलो दूसरे के क्या पूछा बेटा? कह रहा है कि 60 से नहीं, अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा टेम्परेचर बताना है। अभी प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर कितना हो चुका है? 60 से कितना गिरेगा? थीटा 2 बताना है। तो है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 60। अब जब देखिएगा 60 माइनस थीटा 2 बाई टी, टाइम दिया है, हाँ टाइम दिया है। के की वैल्यू 1/25, तो 1/25। देखो बेटा फिर क्या हुआ? 60 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व दिस। देखिए 60 माइनस थीटा 2 बाई 10 इक्वल टू 1/25 इंटू, देखिए यहाँ पे 60 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस 20 है ना। तो हाँ, तो इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहीं पर कट कर दिया जाए। देखो बेटा आ जाओ, देखो 5 से काट दिया जाए 2 होगा, और यहाँ ये 5 हो जाएगा, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5 का यहाँ ले जाइए और 2 का वहाँ ले जाइए। 5 60 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 2 बाहर है, अंदर क्या है? 60 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस 20 मल्टीप्लाई करिए। 300 माइनस 5 थीटा 2 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई को बेटा जब इसमें करेंगे ऊपर वाले ब्रैकेट में ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ए आएगा, और जब इसमें करेंगे तो -40 हो जाएगा। हो गया, और छोटा करिए 300 माइनस 300 इधर हो गया बेटा, और 60 और -40 वहाँ हुआ 20 बचेगा उस साइड में, 20 बचे, और 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर से 5 थीटा उधर जा रहा है, तो यहाँ हुआ 6 थीटा 2। 5 थीटा 2 इधर से उधर गया है। चलो अब यहाँ पे कितना आएगा बेटा? देखो तो 6 थीटा 2, ये देखो ना 6 थीटा 2, यहाँ कितना हुआ? 300 में से 20 माइनस कर दो, 280, तो 280 हो गया। चलो बेटा 2 से काट दो दोनों साइड में, ये 3 आ जाएगा, और 2 से काटो बेटा तो ये आ जाएगा 140 आ जाएगा।
हो गया। चलो थीटा 2 बराबर 140/3 कितना आएगा बेटा? हाँ, मान फाइनल आंसर कितना आ रहा है? चलो तो यहाँ पे आ गया 4 बार डिवीजन होगा 12। हाँ चलो देख रहा 3 गुणे 4 करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो गया, बचा 2, 20 हो गया, 18 हो जाएगा बेटा। 46.66 डिग्री सेल्सियस। यस, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। यानी देखो बेटा 60 था, हाँ लोग उम्मीद लगा रहे थे कि हो सकता 40 हो जाए, लेकिन नहीं, कितना हो रहा है? तो हम अभी बताया था 40 से कुछ ज़्यादा ही होगा, 40 से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो कितना हो रहा है बेटा? 46.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए क्या बेटा निकालना पड़ेगा। तो दिस इज द फैंटास्टिक वे ऑफ द सॉल्विंग। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इक्वेशन बिल्कुल ही फिक्स। हो गया? हाँ, फर्स्ट क्लास सॉल्व करो बेटा इसको। हो गया? आ जाओ। अब एक टॉपिक है हम लोग का यहाँ पर, गैसेस स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो विशेष करके तो है आईआईटी वालों के लिए, आईआईटी मेंस के लिए, लेकिन चूंकि सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, तो वह नीट में भी आ जाएगा। यानी कि दोनों के लिए वो ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कर लिया जाए तो आइए। तो हम लोग चैप्टर तो है न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, लेकिन यहाँ गैसेस स्टेट का सवाल है, तो ऐसे हम लोग करते रहेंगे। और जानते हैं कि एग्जाम के दिन तो पूरी फिजिक्स ही एक साथ देनी है, 1 घंटे टाइम मिलेगा पूरे फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन होंगे, 45 आपको करने होंगे, यदि वही पहले का रूल रहा नीट का तब, तो 45 आपको करने होंगे। और समय होगा अप्रॉक्सीमेटली दैट विल बी द अप्रॉक्स 1 आवर, 1 घंटा। मान ली बायो बहुत तेज कर दिया आपने, तो 20-25 मिनट आप बचा सकते हैं, 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट, 45 मिनट बायो को देना जरूरी है, और 1 घंटे केमिस्ट्री को दे दीजिए, तो आपको समय मिलता है 1.25 घंटा। यानी कि आपको जो समय मिलता है बेटा, वह मान के चलिए मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा आपको ना, वो कितना मिल जाएगा? 75 या 80 मिनट, 80 मिनट। 80 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स के। बड़े बड़े प्रोसेस से होगा नहीं, आपको स्मार्ट प्रोसेस सीखना ही होगा। तो मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि स्मार्ट वे में आपको मैं इसे समझा दूँ कि कैसे सॉल्व करना है स्मार्ट प्रोसेस। और P100 फिजिक्स का मतलब स्मार्ट प्रोसेस, P100 का मतलब बेटा, P मतलब फिजिक्स, और 100 मीन्स कि 100 टाइम्स बेटर देन एनी अदर टीचर्स एंड एनी अदर इंस्टीट्यूट, गारंटी, विद द गारंटी। ओके बेटा, चलो तो अब यहाँ पर है, तो पहले मैं ले लेता हूँ 2 चीज़ें, हाँ हम लोग देखना जरूरी है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट तो न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो फिलहाल अभी इस एपिसोड में मैं केवल एक न्यूमेरिकल लेता हूँ बेटा, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है गैसेस स्टेट का। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना है ना, एक कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहता है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन द गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्यों होता है, तो इसके लिए हम अगला वीडियो लेते हैं बेटा, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे उसको, ठीक है? अगले एपिसोड में बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या है। तो अभी हीट में कहीं पर बता देंगे कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है, तो एक हम लोग अलग से हेडिंग पढ़ लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है थोड़ा सा जिक्र कर दे वैसे ही। देखो बेटा, थर्मल एजिटेशन के कारण, गैसेस स्टेट में थर्मल एजिटेशन के कारण, ओके, थर्मल स्टेट में मतलब गैसेस स्टेट में थर्मल एजिटेशन मीन्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस at the difference point in the atmosphere or in the any system, in the any closed system, okay, there are three transport system exist. There are 3 transport process exist due to the thermal agitation, means कि टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण या नॉन इक्विलिब्रियम, गैसेस स्टेट में नॉन इक्विलिब्रियम के कारण ट्रांसपोर्ट के 3 सिस्टम होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट के 3 सिस्टम होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 को कहते हैं विस्कोसिटी, नंबर 2 को कहते हैं कंडक्टिविटी, और नंबर 3 को कहते हैं डिफ्यूजन। तो देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट, देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। नंबर वन
चलिए तो और बेटा इसी को फिनिश कर देते हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ। तब इतना बता दिया तो फिर आ जाओ। देखो बहुत ही छोटे फॉर्म में आपको समझाता बेटा, और इसके बाद में अभी एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस स्टेट का, तो फिर हम उसको लेते हैं। हाँ, बहुत ही ईजी वे में, जितना आपको ज़रूरत है खाली बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बेटा आ जाओ। देखो तो लीजिएगा कि ट्रांसपोर्ट इन गैसेस, ट्रांसपोर्ट ना ऐसे कर दो बेटा, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन गैसेस कर दो बेटा। तो ट्रांसपोर्ट फिनो या प्रोसेस कर दो बेटा। हाँ चलो, तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन गैसेस। ओके, ट्रांसपोर्ट है, अब ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन गैसेस कर दिया, ट्रांसपोर्ट फिनामिना इन गैसेस कर दिए, कुछ भी नाम दे दिया जाए उसको, हेडिंग को। चलो बेटा, तो एक लाइन लिख देना है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एंड नॉन इक्विलिब्रियम। एक लाइन बेटा, बहुत ही शॉर्ट में नोट करिए, वेरी शॉर्ट ना, बिल्कुल ही क्वेश्चन का आंसर है। जो क्वेश्चन आएगा क्या, क्यों, कैसे, तो लिखिए कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एंड नॉन इक्विलिब्रियम, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एंड नॉन इक्विलिब्रियम, दो कारण होते हैं बेटा। अब मैं कहूँ कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का रीजन क्या है, तो आप कहेंगे कि थर्मल एजिटेशन यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस होना और नॉन इक्विलिब्रियम डेवलप होना। अब चाहे एक ही हो चाहे दोनों हो तो दोनों पर। तो जब कभी भी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है, और ये हुआ कैसे होगा, थर्मल एजिटेशन एंड टेम्परेचर में अप डाउन होने की वजह से। तो जब कभी भी ऐसा हो जाता है तो ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन एंड नॉन इक्विलिब्रियम there exist some exchanges of some properties of gases। तो कुछ चीज़ों का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, कुछ चीज़ों का एक्सचेंज, सम एक्सचेंजेस, तो कुछ चीज़ों का एक्सचेंज यानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कुछ एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, तो देयर इज सम एक्सचेंजेस, देखो बेटा सब कुछ ना एक्सचेंज ना, चेंजिंग सो एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान, तो शुरू हो जाता है। सम प्रॉपर्टीज, किसका, कुछ प्रॉपर्टीज का ना, ऑफ गैसेस, गैस के कुछ प्रॉपर्टी का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है बेटा। ओके, अस वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स। तो अस वाले है कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब लिख दो बेटा, नंबर 1 टाइप्स ऑफ द, हाँ अपर हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 कर दीजिए, नंबर 1 विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी इसे कहते हैं बेटा विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस ना। तो ईटा क्या है, ईटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। ईटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ